प्रेमचंद की बड़ी प्रसिद्ध रचना बड़े भाई साहब। इस वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे। बड़े भाई साहब को कुछ बच्चों ने छोटी क्लास में इंग्लिश की बुक में भी इस कहानी को पढ़ा है। तो प्रेमचंद के विषय में हम इसी बात से परिचित हो जाते हैं कि इनकी रचनाओं को अंग्रेजी साहित्य में भी स्थान मिला है। बड़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना है, हमारे जीवन की सी ही महसूस होती है। घर में दो भाई होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े को समय से पहले ही बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया जाता है, चाहे वह आयु में इतना ना हो, और छोटा चाहे जितना भी बड़ा हो वह हमेशा छोटा ही बना रहता है। ये भारतीय परिवारों में बच्चों को जो ट्रीट करने का तरीका है वह यही होता है। छोटा ज्यादा लाड़ प्यार में रहता है, सारी गलतियां माफ होती हैं और हर तरीके से उसे छोटा छोटा कहकर ही प्यार दिया जाता है। बड़ा चाहे उससे 1 साल ही क्यों ना बड़ा हो, चाहे उससे थोड़ा ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बड़े से अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं, उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं और उन उम्मीदों के तले ही वो बचपना जो है वह दब जाता है। यह कहानी दो भाइयों की कहानी है। बड़ा भाई जो कि छोटे भाई के सामने एक आदर्श बनने के चक्कर में अपने बचपने को तिरोहित कर देता है। इस कहानी में प्रेमचंद की भाषा, अद्भुत भाषा से हमें परिचित होने का सौभाग्य मिलेगा। इस भाषा में अरबी फारसी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द और साथ में मुहावरेदार भाषा है। मुहावरे तो इसमें कदम कदम पर भरे हुए हैं, मैं सबको बताती रहूंगी, आप अंडरलाइन करते रहिए, उनका अर्थ देखिए। तो भाषा के धनी प्रेमचंद ने एक एक लाइन में 2-2 मुहावरों तक का प्रयोग किया है और बिल्कुल सटीक प्रयोग हुआ है। आजकल की भाषा में जब हम देखते हैं मुहावरे लगभग गायब होते जा रहे हैं, भाषा का रूप बिगड़ता जा रहा है। काम चलाऊ हिंदी प्रयोग में लाई जाती है, अंग्रेजी मिश्रित हिंदी प्रयोग में लाई जाती है। ऐसे में इस भाषा को पढ़कर वाकई हमें अपनी हिंदी भाषा पर गर्व होता है और प्रेमचंद को वाकई हम नमन करते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। दर्जा उर्दू में कक्षा को कहा जाता है। छोटा भाई कहानी बता रहा है, ये प्रेमचंद नहीं बता रहे हैं, छोटा भाई अपनी कहानी बता रहा है। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। तालीम कहते हैं शिक्षा को। छोटा भाई कहता है बड़े भाई ने भी उसी उम्र में शुरू किया जिस उम्र में मैंने किया, लेकिन बड़े भाई हर काम बड़ी तसल्ली से करते थे और विशेष रूप से शिक्षा के मामले में तो वे बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद, बुनियाद कहते हैं फाउंडेशन को, नींव को, इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। आप लोग भी जानते हैं यदि किसी मकान की नींव ही कमजोर होगी तो चाहे वह कितना ही सुंदर क्यों ना हो, उस पर कोई मंजिल नहीं चढ़ सकती है और उसकी मजबूती पर हमेशा सवाल रहते हैं। तो ये भी पढ़ाई लिखाई की बुनियाद को खूब मजबूत डालना चाहते थे जिससे जीवन का आलीशान महल इस पर बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल लग जाते। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। भाई साहब की विचारधारा है, इसको 10th के बच्चों को अंडरलाइन कर लेना चाहिए क्योंकि इस पंक्ति का भाव पूछा जाता है। बुनियाद ही यदि मजबूत ना हो तो मकान कैसे मजबूत बनता है। छोटा भाई अब बताता है, परिचय दे रहा है। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। तो दोनों में 5 साल का अंतर था। बड़े भाई 14 साल के थे जब छोटा भाई कहानी बता रहा है तब, और ये छोटा जो था वह 9 साल का था। उन्हें मेरी तंबीही और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। कहता है कि बड़े भाई को मेरी तंबीही, मुझे डांटने डपटने का और मुझ पर नजर रखने का पूरा अधिकार था। बड़ों को ऐसा ही होता है, शायद आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं, लेकिन बड़े भाई बहनों को तो माता पिता जितने ही अधिकार होते हैं छोटों को डांटने डपटने का और उन्हें संभाल कर रखने का। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। छोटा भाई कहता है कि मेरे लिए तो ये कानून था कि भाई ने जो कह दिया उसे शालीनता के साथ में उसको कानून समझकर उसका पालन किया करता था। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील का मतलब पढ़ाकू किस्म के थे, किताबें लेकर बैठे रहते थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे।
बड़े भाई का टाइम पास भी यही था। जब खाली होते थे तो उनके लिए और कोई मनोरंजन का साधन नहीं था, किताब कॉपियां ही खोले रहते थे, उस पर तरह तरह की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। सामंजस्य कहते हैं तालमेल को। कभी कभी तो ऐसी ऐसी शब्द रचना करते थे, ऐसी तुकबंदी लिख दिया करते थे कि पढ़कर छोटा तो समझ ही नहीं पाता था कि इसमें तो कोई तालमेल ही नहीं है। मसलन मसलन माने उदाहरण के लिए, मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, यह लाइन देखी। क्या लाइन लिखी थी उन्होंने? स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। कोई मतलब नहीं बनता है इस लाइन का। छोटे भाई ने लिखी देखी, उसके समझ में नहीं आई, उसे लगा शायद कोई बहुत ऊंची चीज है ये तो, जो मुझे समझ शायद नहीं आ रही है। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। छोटे भाई ने बहुत कोशिश की कि मैं इसकी हल निकाल लूं, ये लिखा क्या है बड़े भाई ने, लेकिन उसे भाई से तो पूछने का साहस ही नहीं था, क्योंकि बड़े थे, वह उनसे स्पष्ट रूप से किसी तरह का कोई प्रश्न कर ही नहीं सकता था। वह 9वीं जमात में थे, वह 9वीं कक्षा में थे और मैं 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात। मैंने कहा था आप लोगों को मैं मुहावरे बताऊंगी, तो ये छोटा मुंह बड़ी बात मुहावरा है, इसका मतलब अपनी सामर्थ्य से बढ़कर बोलना। कहता है उनकी रचनाओं को समझना तो मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी और मैं उनकी रचनाओं के विषय में किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। यह भाई साहब के सम्मान के खिलाफ होता अगर मैं उनकी रचनाओं के विषय में कोई प्रश्न उठाता। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। छोटे भाई का स्वभाव इनसे बिल्कुल अलग था। बड़े भाई जहाँ किताबी कीड़ा थे, ये हमेशा खेलने में ही लगा रहता था। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसके आगे पीछे चलाते हुए मोटरकार का आनंद उठा रहे हैं। जैसे बच्चे किसी गेट पर चढ़ जाते हैं और उस पर झूलते हैं, उस पर सवारी लेते हैं, ऐसे ये भी कभी किसी फाटक पर सवार होकर मोटरकार का आनंद उठाते थे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। प्राण सूख जाना भी मुहावरा है, डर जाना। रुद्र रूप मतलब भाई साहब हमेशा सीरियस रहा करते थे, गंभीर रहा करते थे। भाई साहब का ऐसा रूप देखकर उनके प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल यह होता था, कहाँ थे? भाई साहब सबसे पहला सवाल यही पूछते थे, तुम कहाँ थे? गंभीर मुद्रा में पूछा करते थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। कहते हैं भाई साहब तो हमेशा इसी टोन में पूछा करते थे और मैं बोल ही नहीं पाता था, क्योंकि भाई साहब के सामने सवाल करना, तो उनसे आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना, बात करना तो इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। कभी खुलकर नहीं बोल पाए कि मैं खेल रहा था, मैं भी बच्चा हूँ, मेरा भी खेलने का मन है। बस भाई साहब इनकी ये बात देखते और इन्हें बड़े प्रेम के साथ, स्नेह और रोष कहते हैं नाराजगी, उनकी बात में थोड़ी नाराजगी होती, थोड़ा प्यार होता और ये उसे समझाया करते थे। बड़े भाई अपने छोटे भाई को हमेशा समझाने का प्रयास करते कि वह अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाए। क्या समझाते थे? इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और एक हर्फ ना आएगा, एक अक्षर भी ना आएगा। बड़े भाई कह रहे हैं कि जैसे तुम पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ोगे तो एक अक्षर नहीं पढ़ पाओगे जिंदगी भर। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा ये भी मुहावरा है। कोई भी ऐसे ही सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है। आंखें फोड़ना मुहावरा है, खून जलाना मुहावरा है। आंखें फोड़ना का मतलब है बहुत अधिक पढ़ना पड़ता है, खून जलाना मतलब परिश्रम करना है। तब कहीं यह विद्या आती और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान बेशुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने बड़े घोंगा हो। घोंगा माने मूर्ख। छोटे भाई को समझा रहे हैं, तुम मुझे देखते हो लेकिन फिर भी तुम गंभीर नहीं होते हो, तो तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो। मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ।
ये जो मेहनत शब्द है, मेहनत शुद्ध होता है, म के ऊपर एक ही मात्रा लग जाती है, लेकिन यहाँ पर ई लगाया गया है क्योंकि प्रेमचंद के खुद के हाथ से लिखी हुई रचना है तो उनके शब्द हमें स्वीकार्य हैं, इसलिए हम मेहनत को मेहनत ही पढ़ते हैं। लेकिन बच्चे, जब आप लोग आगे कॉपी में लिखेंगे, प्रश्नोत्तर में लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तब आप मेहनत का शुद्ध रूप म के ऊपर एक ही मात्रा लगाकर उसे प्रयोग करें। यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। छोटे भाई को समझा रहे हैं, बड़े भाई देखो कितने मेले तमाशे होते हैं, मैच होते हैं, मैं तो कभी कहीं पास नहीं फटकता। पास ना फटकना मतलब बिल्कुल नजदीक ना जाना, मैं देखने नहीं जाता हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। अब उन्होंने दुख व्यक्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा देखो मैं इतना पढ़ता हूँ, फिर भी एक एक दर्जे में, एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल फेल होता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? दादा ये अपने पिता को कहा करते थे। ये दोनों घर से बाहर रहकर, घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इनके पिताजी ने यही पैसे भेजा करते थे, तो इस चक्कर में बड़े भाई के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी, छोटे भाई की भी और अपनी पढ़ाई की भी, तो इसलिए वह पूरी कोशिश करते थे कि मैं छोटे भाई का पूरा ध्यान रखूं और उसके साथ ऐसे ही एक उदाहरण बना रहूं। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। छोटा भाई कहता है कि जब बड़े भाई की मैं डांट सुनता था तो मैं तो ये लताड़ सुनकर, डांट सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। अब मन में सोच लेते थे आजकल के बच्चे हों तो शायद उल्टा बोल जाएं या बड़बड़ाने लगे या कुछ ना कुछ चुभती बात सुना दें, लेकिन ये क्या करते थे, ये दुखी हो जाते थे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। निपुण कहते हैं एक्सपर्ट को। भाई साहब जो थे उपदेश देने में बड़े एक्सपर्ट थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। लगती बातें कहना ये मुहावरा है, दिल को छूने वाली बातें। सूखती बाण चलाना ये भी मुहावरा है, इसका मतलब है ताने मारना। जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना, दिल टूट जाना, ये सारे मुहावरे बोर्ड की परीक्षा में बच्चों को आते हैं और ये सब बुक में से ही दिए जाते हैं, इसलिए इन सबको मैं इसी में आपको अंडरलाइन करा रही हूँ। हिम्मत टूट जाना ये भी मुहावरा है, हिम्मत जवाब दे जाती थी। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। जान तोड़कर मेहनत करना ये भी मुहावरा है, इसका मतलब है बहुत कठिन मेहनत। वो कहते हैं मैं ऐसी जान तोड़कर मेहनत अपने करने की शक्ति शायद अपने में नहीं पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना मैं घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है। बूते के बाहर होना मुहावरा है, इसका मतलब है मेरी सामर्थ्य से बाहर है, मैं कर ही नहीं सकता इसको, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। भाई साहब का उपदेश सुनकर इनकी हिम्मत टूट जाती। वे कहते ये काम शायद मेरे बूते के बाहर है और मैं शायद इसे नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था। वो कहते हैं जितनी मेहनत भाई साहब करते थे मैं शायद उतनी नहीं कर सकता, उससे अच्छा तो मैं मूर्ख कहलाया जाऊं या फिर मैं अपने घर वापस चला जाऊं, लेकिन इतनी मेहनत शायद मैं, छोटा भाई कहता है, मैं नहीं कर सकता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। हमने क्लास 10 के एक वीडियो में सपनों के से दिन पाठ में पढ़ा था कि छोटे बच्चों को डांटा डपटा जाए, मारा पीटा जाए, लेकिन फिर से लौटकर वे उसी खेल कूद में लग जाते हैं। यही चाइल्ड साइकोलॉजी होती है। यह भी कहते हैं कि भाई साहब की डांट से इतना दिल टूट जाता था और तरह तरह की योजनाएं बन जाती थी, लेकिन फिर से मैं वापस अपने खेल में लग जाता था। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। भाई साहब जब डांट रहे हैं तो झट से एक टाइम टेबल बन जाता। बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं, टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। अब जो टाइम टेबल ये बनाते थे खेल कूद के लिए, उसमें कोई जगह नहीं थी। प्रातः काल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब कहते हैं गणित को।
गणित की भी टाइम टेबल में इन्होंने जगह दी थी। ये सारी चीजों के लिए अपने टाइम टेबल में जगह रख रहे थे। 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भूगोल और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल कहते हैं ज्योग्राफी को। 5 से 6 तक ग्रामर। आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। और 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद माने ट्रांसलेशन। 9 से 10 तक हिंदी। 10 से 11 तक विविध विषय मतलब और बचे हुए जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं वो पढ़ते थे। फिर विश्राम। तो टाइम टेबल तो इस प्रकार का बन जाता था कि उसमें कहीं कोई आराम के लिए जगह नहीं थी, कोई खेल कूद के लिए जगह नहीं थी। सुबह से शाम तक का सारा टाइम जो था अलग अलग सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया था। तो ये भाई साहब की डांट का असर था कि ये इस टाइम टेबल में लग गए थे। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। अमल करना माने फॉलो करना। मैंने बताया ना आपको सपनों कैसे दिन में, जैसे हमने पढ़ा कि चाइल्ड साइकोलॉजी यही होती है, डांट डपट थोड़ी देर की होती है, उसके बाद फिर से अपनी में ही लग जाना। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। अवहेलना मतलब नजरअंदाज करना, उसको शुरू कर देते थे। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींचकर ले जाती थी। बच्चों के साथ यही होता है। बच्चों को पढ़ने के लिए जब कहा जाता है तो कोई चीज उनके सामने नहीं आती। अगर खेल कूद हो तो कोई भी चीज उनको अपनी ओर बांध कर नहीं रख सकती है, केवल खेल कूद की ओर ही वे आकर्षित होते हैं। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल जो इन्होंने बनाया था, वह आंख फोड़ू पुस्तकें जिन्हें पढ़ने के लिए इन्होंने निर्णय लिया था, किसी की याद ना रहती। और भाई साहब को नसीहत और फजीहत, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन कर सकते हैं। नसीहत माने शिक्षा देना, फजीहत करना माने अपमान करना। जब इन्हें किसी टाइम टेबल की याद नहीं रहती तो भाई साहब को नसीहत देने का और इनका अपमान करने का अवसर मिल जाता। फिर जैसे ही भाई साहब मौका देखते, इन्हें पकड़कर खूब खरी खोटी सुनाया करते थे। मैं उनके साये से भागता। साये से भागना मुहावरा है, इसका मतलब होता है दूर होना। तो उनको जहां देखते थे वहीं से बचकर ये भाग लेते थे। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस प्रकार दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। दबे पांव आना भी मुहावरा है, चोरी छुपे आना। घर में इस तरह से दबे पैर आते थे कि भाई साहब को पता भी ना लग पाए। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी। नंगी तलवार लटकना भी मुहावरा है, इसका मतलब होता है खतरा हमेशा सिर पर मंडराना। तो यहाँ ऐसा होता था कि जहां भाई साहब की नजर इनकी ओर पड़ी, इनके प्राण निकल जाते थे। ऐसा लगता था मानो हमेशा सर पर कोई नंगी सी तलवार लटक रही है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। कितनी सुंदर पंक्ति है, ये आपको स्पष्ट करने के लिए ये लाइन आती है। मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मनुष्य मरने के करीब है लेकिन फिर भी मोह माया में जकड़ा रहता है। बच्चे कहाँ हैं, बच्चों के लिए मैं क्या छोड़कर जा रहा हूँ, सब बच्चों को प्यार कर लूं, सब बच्चों को आशीर्वाद दे दूं, और मेरे घर गृहस्थी, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते, इन सब चीजों में इंसान मरने के समय भी जकड़ा रहता है। तो जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकता था। ये जो लाइन मैंने बताई है ये आती है अक्सर प्रश्न में। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मृत्यु के नजदीक कोई व्यक्ति मोह माया को छोड़ नहीं सकता है, अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़ नहीं सकता है, जिसमें उसे रुचि आती है, जिसमें उसे आनंद आता है, वो छोड़ नहीं सकता है। वैसे ही ये छोटा भाई भी भाई साहब की निरंतर फटकार खाया करता था, घुड़कियां डांट खाया करता था, लेकिन खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। भाई साहब बड़े बड़े उपदेश दिया करते थे, हमेशा फजीहत करते थे, नसीहत देते थे, फजीहत करते थे, हमेशा समझाया करते थे, पढ़ाई का डर दिखाया करते थे। लेकिन छोटा भाई जब उसे खेलने को मिलता था तो खेल कूद के सामने उसके लिए सारी चीजें बेमानी हो जाती थी और वह अपने खेल कूद की ओर ही पूरा ध्यान लगाता रहता था।